तो क्लास 9th एक बार फिर से मैं काव्य गद्य खंड के क्लास 9th गद्य खंड के मुंशी प्रेमचंद्र की कविता दो बैलों की कथा का पार्ट 2 लेकर आया हूँ और इस कहानी को हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। पिछली कहानी में आपने देखा था, पढ़ा था कि कैसे हीरा और मोती नाम के दो बैलों की कैसे दशा होती है और एक छोटी सी लड़की उन्हें कैसे रोटी देती है और उन्हें छुड़ाने का प्रयास करती है। उसकी आगे का देखिए क्या होता है। तो गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। यानी लड़की ने कहा था ना कि बैल भाग जा रहे हैं छुड़ा के उनको, तो अब देखिए कि क्या होता है। पकड़ने चला, वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, यानी रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डौकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, यानी बहुत मजबूत था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं सांड के लिए। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलें। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगे देता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो, यानी मैं आगे से उसे मारूंगा, तुम पीछे से मारो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, यानी एक साथ दो लोगों से लड़ने का उसे अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, यानी कुश्ती लड़ने के लिए आया था। ज्यों हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर यह दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चियों को ही मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किए, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए, यानी उसने कहा कि गिरे हुए नहीं मारना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर न उठे, यानी तो दुश्मन को ऐसे मारना चाहिए कि वो न उठ पाए। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 घास खाए थे कि दो आदमी लाठियाँ लेकर दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने
उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर लिए गए, यानी कि कांजी हाउस यानी जेल में बंद कर लिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ ही में नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे थी, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई इतना कमज़ोर पड़ गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, फिर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति मिलती? क्या इससे उनकी भूख शांत होती? नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े को दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोक मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवारों पर चोट की। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला, यानी चौकीदार देखने के लिए। हीरा का उचटपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? जोर तो मारता ही चाहूँगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूँ भी तो मारना ही है, मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यहीं हाथ रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, उसके दोस्त ने कहा। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, यानी घोड़ियाँ भाग निकली। फिर बकरियाँ भी भाग गईं। इसके बाद भैंसे भी वहाँ से निकल गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, यानी गधे भी ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है? अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। देखिए, उनको डर लग रहा है कैसे गधों को। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक पड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यही पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे, यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। देखिए, यानी सबको निकाल दिए लोग, अब ये दोनों यहीं रह गए। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसकी लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया, यानी दोनों दोस्तों को। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाल गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मुँह फीका करके चले जाते। ऐसे मृतकों बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक टड़ियाल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा कंपित थी, दोनों मित्रों को कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांपे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है?
इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से यानी आँखों में आंसू लिए हुए से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सिंह हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा सी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पांगुर करता था, यानी मुँह हिला के जिसे खाते हैं वैसे। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं, सब किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बंदी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहस दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि अपरिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वहीं खेत, वहीं बाग, वहीं गांव मिलने लगी। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गया। यह लो, अपना ही हारे आ गया। इसी कुएं पर हम पूर्व चलाने आया करते थे, यही कुआं है। सहसा एक डढ़ियाल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। दोनों मित्रों के कुल्हों में अंगुली गोद। यहाँ तो बेटा देखिए, ये तो हो गया ना। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, या जाने देगा, इसे मैं गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़े दौड़े अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, यानी वो अपने घर आ गए। देखिए, खरीदार जो था वो उनको उसी घर ले आया। डढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे। देखिए अब, तुम्हारे बैल कैसे। उसने झूरी से कहा, तुम्हारे बैल कैसे। मैं मवेशी खाना से नीलाम लिए आता हूँ। उसने कहा कि मैं मवेशी खाना से को नीलाम में खरीद के आ रहा हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को भी मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत है यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। डढ़ियल झल्ला कर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया। डढ़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। डढ़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डढ़ियल का रास्ता देख रहा था। डढ़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब डढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। देखो कैसे भी जाता है, जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही न समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। मतलब हम इतने सीधे इसलिए हमें कोई नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यानी बेटा, इस कहानी का अंत यहीं पे होता है कि कैसे हीरा मोती संघर्ष करते हुए एक सिधाई का कितने सीधे होते हुए भी ये दोनों कैसे संघर्ष लड़ते हैं और छुड़ाते भी हैं बहुत सारे जानवरों को। देखिए, ये इनकी सहनशीलता भी कितनी है कि ये किसी को जान से मारते भी नहीं हैं। ये बैलों की कहानी हमें बताया गया है, एक कितनी मर्मस्मृति यानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। नाटक है बेटा मुंशी प्रेमचंद का नाटक, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।